ग्राफिन फॉलिकल का दूसरा नाम क्या है? मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, तो आपको ये बताइए, ये जो कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, प्राइमोर्डियल। अब ये बताइए कि टोटल 1 2 3 4 5 फॉलिकल है, जिसमें से एनसीईआरटी में कौन कौन सा है? तो एनसीईआरटी में है ये, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल का डिस्कशन टेक्स्ट में तो कहीं नहीं है, लेकिन डायग्राम में प्राइमोर्डियल फॉलिकल दिखाया है। अब देखिए, खैर वो इतना ही तक जानना है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डायग्राम में दिखाया है ना। अब बताइए, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें प्राइमरी oocyte रहता है कि सेकेंडरी oocyte? वेरी गुड। इसमें कौन सा oocyte रहता है? प्राइमरी oocyte। टर्शियरी फॉलिकल में क्या रहता है? दोनों। इनिशियली प्राइमरी oocyte देन, इनिशियली प्राइमरी oocyte देन बोथ, इनिशियली प्राइमरी oocyte देन सेकेंडरी। तो बोथ प्राइमरी एंड प्राइमरी oocyte then and then और ग्राफिन में मैच्योर फॉलिकल में ऑलवेज और अरेस्टेड इन विच स्टेज? वेरी गुड, सेकेंडरी कोर्स। अब बताओ, इसमें से सबके सराउंडिंग कौन सा सेल होता है? ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ग्रेनुलोसा सेल इन सबके सराउंडिंग होगा कि नहीं होगा? सबके सराउंडिंग। लेकिन पूछा जाए थीका सेल या थीका लेयर सबसे पहले किस में देखा जाएगा? थीका लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल सीन अराउंड, तो आपको थीका लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल सीन अराउंड, आपको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थीका लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल अराउंड, सीन अराउंड, सीन अराउंड विच फॉलिकल? तो आप कहेंगे सेकेंडरी। कौन सा फॉलिकल? सेकेंडरी। अगर मैं कहूँ थीका लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल divided into थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, किसके हैं? तो बोलो किसमें? तो आपका आंसर है बिल्कुल सही, टर्शियरी। ओवुलेशन अकर फ्रॉम विच फॉलिकल? मैं ओवुलेशन अकर फ्रॉम मैच्योर और अकर फ्रॉम मैच्योर। मैच्योर फॉलिकल का दूसरा नाम मिस्टर रीने दी ग्राफ के ऊपर ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर। ठीक है, अब देखो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, वो डायग्राम जो दिखाया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके अलावा एक और ये हो गया ना। जल्दी करो, इस सब आपका लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, इनमें से किस फॉलिकल में फर्स्ट पोलर बॉडी देखा जाएगा? टर्शियरी में देखा जाएगा, ग्राफियन में वो डिजेनरेट कर जाए। टर्शियरी में देखा जाएगा, ग्राफियन में डिवाइड करके डिजेनरेट करेगा या सीधे डिजेनरेट करेगा, लेकिन डिजेनरेट करेगा। तो आपसे कहा जाए कि फर्स्ट पोलर बॉडी
और ये फर्स्ट पोलर बॉडी इसमें मैच्योर या ग्राफिन फॉलिकल में या तो डायरेक्टली डिजेनरेट करेगा या डिवाइड करके, लेकिन मैच्योर में वो दिखेगा नहीं, खत्म हो सक जाता है। तो देखा जाएगा किसमें, टर्शियरी में। ग्राफियन में या मैच्योर में क्या होता है, या तो सीधे डायरेक्टली डिजेनरेट कर जाएगा या डिवाइड करके जनरेट करेगा, लेकिन डिजेनरेट करेगा। अब आप बताओ, ओवुलेशन होता है तो क्या रिलीज होता है, ओनली सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल या सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स प्लस थीका लेयर, सराउंडेड बाय एंड थीका लेयर रहेगा ओवुलेशन में, नहीं है। ये बात ध्यान में रखना है। आफ्टर ओवुलेशन द रिलीज स्ट्रक्चर is only secondary oocyte surrounded by granulosa cell but not by थीका लेयर। तो जो अंदर में बचा रहा उसमें क्या क्या है, तो उसमें है ग्रेनुलोसा सेल भी और थीका लेयर, और उसमें खून ही खून है। तो उसका नाम क्या है, कॉर्पस, उसका नाम क्या है, कॉर्पस हेमोराइजिकम, उसका नाम क्या है। और वो 3 से 4 दिन के अंदर में लाल से पीला हो जाता है, लाल से पीला हो जाता है। तो उस पीला स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कॉर्पस। ये याद है ना। अब आप ये बताओ, डेवलपिंग फॉलिकल इज अ सोर्स ऑफ विच हार्मोन, डेवलपिंग फॉलिकल इज अ सोर्स ऑफ विच हार्मोन, एस्ट्रोजन। डेवलपिंग फॉलिकल इज अ सोर्स ऑफ विच हार्मोन। और फॉलिकल के डेवलपमेंट में कौन से हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, एफएसएच। और एफएसएच को प्रोड्यूस करने के लिए किस हार्मोन का रोल है, जीएनआरएच। और जीएनआरएच का एक्सेसिव मतलब लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कब शुरू होता है किसी मेल या फीमेल में, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड टिल मेनोपॉज इन फीमेल, और मेल में थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन फीमेल में जो जीएनआरएच का प्रोडक्शन होता है, उस जीएनआरएच के प्रोडक्शन जो होता है ना, वो मेल के से डिफरेंट होता है। मेल जैसे मान लो एक 13 साल का लड़का हुआ या 14 साल का एक लड़का हुआ, तो उसमें जीएनआरएच का प्रोडक्शन शुरू होगा। मान लो एक लड़का है, ये हो गया ना, तो देखो ये एक लड़का है, ये एक, डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज ओनली फॉर, और इस लड़का में 10-11 साल तक जीएनआरएच इतना था, जीएनआरएच इतना था। जैसे वो 13 साल का हुआ, जीएनआरएच का ऐसे, जीएनआरएच ऐसे बढ़ा और इसी लेवल पे वो रहेगा अप टू 60 ईयर्स तक। 60 ईयर्स के बाद थोड़ा सा कम होगा और ये ऐसे रहेगा, लेकिन रहेगा ये। लेकिन ये कब तक है, अप टू 13। और उसके बाद जीएनआरएच का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जीएनआरएच का प्रोडक्शन डन रहो 60 साल तक ऐसे ही लगातार इस लेवल पे कॉन्स्टेंट है। 7 साल के बाद थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एकदम कम नहीं होता है। तो अप टू 13 ईयर्स तक तो कम रहता है, उसके बाद बढ़ जाता है, और फिर 7 साल तक लगातार बढ़ा रहता है लगातार। ये लड़का है कि लड़की है, लड़का है। मैं कैसे पहचानूंगी, पहचानने के लिए मुँह चुनाए। तो जीएनआरएच का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली हाई लेवल पे है अप टू 60 ईयर। 60 ईयर के बाद थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 13 साल से कम एज वाला नहीं आता है। तो उस लड़का में हमेशा जीएनआरएच का प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता है, एक मेल में। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक लड़की का मैं फोटो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब ये 13 साल की होती है तो इसमें जीएनआरएच का प्रोडक्शन इसमें भी बढ़ जाता है, बढ़ता है। लेकिन हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जीएनआरएच का प्रोडक्शन ऐसे होगा अप टू 50। ये 12 साल पे, ये 12 ईयर्स से। और उसका जीएनआरएच का प्रोडक्ट, ये जीएनआरएच है, जीएनआरएच बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, और कब तक, 50 ईयर्स तक। उसके बाद जीएनआरएच फिर से वापस अपने औकात पे। तो लड़कियों में, ये नीट का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, लड़कियों में जो जीएनआरएच का प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है या पल्सेटाइल होता है, नीट का क्वेश्चन। पल्सेटाइल क्यों होता है वो बताऊंगा मैं, लेकिन आपको एक लाइन लिख लेना है, प्रोडक्शन ऑफ जीएनआरएच इन फीमेल ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ होता है कि नहीं,
प्यूबर्टी टू 50 ईयर्स फीमेल में जीन का प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है या पल्सेटाइल है, बट इन मेल कंटिन्यू। तो ये 9 नीड का है। तो आपको ये फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, ना चाहे बना लीजिए, बट देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस फोटो। लेकिन आपको ये लिखना है कि इन मेल प्रोडक्शन ऑफ GnRH is continuous, but in female production of GnRH is pulsatile। क्यों ऐसा, वो बात समझेंगे हम लोग ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज ऑलरेडी बता चुके हैं, ये हो गया ना। वो बात एकदम याद रखना। अब ऐसा क्यों होता है वो हम लोग समझेंगे, लेकिन फीमेल में कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसीलिए फीमेल का जो है ना मूड अजीब अजीब, कभी बहुत खुश, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ा, ये सब फीमेल का जो मूड होता है ना बहुत चेंज होता है, बहुत ही वर्सेटाइल होता है। कभी कोई बात बहुत बुरी लग जाएगी, कभी कोई बात बिल्कुल वही बात बुरी नहीं लगती है। इसके पीछे रीजन है फीमेल का फिजियोलॉजी। इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ फीमेल, इज मेड बाई गॉड, कि उनका मूड जो है ना बहुत ही डाइवर्स टाइप से बिहेव होता है, मूड का बिहेवियर। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस जीन, पल्सेटाइल जीन है, ठीक है ना। और आपको सब थोड़ा बहुत आइडिया देंगे, ज़्यादा तो डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब हो गया ये काम। अब देखो ये इधर का तो हो गया, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। देखो हम लोगों ने मेल प्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये डायग्राम भी देख लिया है। ये एक डायग्राम आप लोगों ने ना पूछा, देखो आजकल के बच्चों में और आज से 8-10 साल के पहले के बच्चों में बड़ा डिफरेंस। अगर मैंने एनसीईआरटी की कोई बात बता दी तो बता दी, अपने से कोई नहीं पूछता कि सर आपने ये डायग्राम या ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं की। ये आज और आज से 10 साल के बच्चों में यही को पूछना चाहिए। मैं चांस मेरे दिमाग से वो बात स्किप कर गया तो मैंने नहीं बताया, तो आप में से किसी बच्चे ने नहीं पूछा इस डायग्राम के बारे में कि सर इस डायग्राम को आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गैमेटोजेनेसिस पढ़ा दिया और इस डायग्राम को सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया। क्या था? नहीं ना किया, ना आपने पूछा, ना आपको ये समझ में आया होगा। मैं इतना भी, मैं ये भी जानता हूँ कि आपको ये डायग्राम समझ में भी नहीं आया होगा। मैं एकदम डैम श्योर हूँ कि नहीं समझ में आया। और मैं आपको ये आज के लिए होमवर्क देता हूँ, जाके इस डायग्राम को समझने की कोशिश, मैं नेक्स्ट क्लास में ही समझाऊंगा। मैं कुछ बच्चों को बताया था, कुछ को नहीं बताया, मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो आपने जाके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इसमें क्या क्या फॉल्ट है ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, इनको भी नहीं है। अब देखो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को भी हमें, ये देखो अब इस डायग्राम में ये वाले सब क्या चीज़ है, ये है प्राइमो, बुक खोलिए और लिखिए प्राइमोर्डियन। ये क्या चीज़ है? सेकेंडरी पॉली। ये मैच्योर ये है लेट टर्शियरी फॉलिकल और ये है इनिशियल टर्शियरी फॉलिकल। और आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा।
और ये है ग्राफियन फॉलिकल का दूसरा नाम क्या होता है? मैच्योर। और इसी मैच्योर फॉलिकल पे कौन धराधर मारा तो ये टूट गया रे? किसने इस पे मारा तो ये टूट जाएगा? LH। और क्या होगा? निकलेगा। जो निकलेगा उसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेकेंडरी ओवम, या ओवम डायग्राम में दिया है लेकिन हम कहेंगे इसको सेकेंडरी ओवम। ओवम इज लिटिल बिट डिफरेंट, लेकिन हमारे बुक में ओवम लिख दिया तो रिलीज ऑफ ओवम। और जो बचा हुआ है अंदर में लाल लाल है, इसको हम क्या कहेंगे? और कुछ दिन के बाद ये पीला हो गया तो क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। तो लिखेंगे कॉर्पस हीमो। आप अपने बुक में जरूर कीजिएगा ये काम को, राय जी का। और पेन के साथ, अगर आपके पास पेन हो तो आप इसमें लाल लाल दिखा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ये है डेवलपिंग कॉर्पस लिथियम, वेल डेवलप्ड कॉर्पस लिथियम, डीजेनरेटिंग कॉर्पस लिथियम। तो कॉर्पस लिथियम पहले व्हाइट कलर का हो जाता है, और व्हाइट कलर के कॉर्पस लिथियम को मालूम है क्या कहते हैं? कॉर्पस, जब कॉर्पस लिथियम का कलर व्हाइट में हो जाता है तो उसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकांस। तो क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बी। और उसके बाद फिर ये डीजेनरेट होता है और रीग्रेसिंग। डीजेनरेटिंग कॉर्पस लिथियम को हम लोग एक और वर्ड देते हैं, डीजेनरेटिंग के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है रीग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। रीग्रेसिंग, डीजेनरेटिंग और रीग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। डीजेनरेटिंग और रीग्रेसिंग कॉर्पस, डीजेनरेटिंग और रीग्रेसिंग। डीजेनरेटिंग के लिए दूसरा वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? तो कॉर्पस एल्बिकांस इज वन सच कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाइट कलर का जब कॉर्पस लिथियम हो जाता है तो उसको क्या नाम देते हैं? ल्यूटियम नहीं। तो आई होप कि इस डायग्राम में ऑलमोस्ट सारी बातें समझ। ये इसमें ओवरी के अंदर ब्लड की सप्लाई है, आर्टरी, और ये लाल वाला आर्टरी है, ब्लू वाला दैट्स ऑल। तो ये डायग्राम आई होप कि आपको समझ में आ गया। प्राइमोडियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी, इनिशियल टर्शियरी फॉलिकल, उसका लेट टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल, ओवुलेशन, कॉर्पस हिमोरेजिकम, कॉर्पस डेवलपिंग कॉर्पस लिथियम, वेल डेवलप्ड कॉर्पस लिथियम। उसके बाद रिग्रेस करने लगा, पहले व्हाइट कलर का चेंज हुआ, राइट कलर के कॉर्पस लिथियम जब चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकांस। उसके बाद पूरी तरह से डीजेनरेट होकर खत्म हो जाता है। और दूसरा, हमने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ कितना होता है? फीमेल, एक मान लो एक फीमेल है, ये तो लिख लिया है ना सबने? ये सबने लिख लिया है ना? एवरीवन कंप्लीटेड? अब मैं आपसे कर रहा हूँ, कर ले, ये फोटो मत बना यार, चल कर जल्दी कर। ये लिख लिया भाई? ये हो गया? कहीं तो यस बोल सब जगह। प्राइमोडियन, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनिशियल टर्शियरी, लेट टर्शियरी, मैच्योर या ग्राफियन, कॉर्पस हिमोरेजिकम, डेवलपिंग कॉर्पस लिथियम, वेल डेवलप्ड कॉर्पस लिथियम, कॉर्पस एल्बिकांस। ठीक है ना? तो आपके बुक में अधूरा इन्फॉर्मेशन है, डायग्राम पूरा दिया है, इन्फॉर्मेशन अधूरा। अब बताओ, तब तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टोना प्लेसिडा इनमें से कौन से फॉलिकल में देखा जाएगा? सेकेंडरी में ना? सबसे पहले टर्शियरी में? टर्शियरी में कि सेकेंडरी में? हाँ, टर्शियरी में। टर्शियरी में आफ्टर मियोसिस 1 या बिफोर मियोसिस 1? आफ्टर मियोसिस 1, आफ्टर मियोसिस 1। याद करो, जोना प्लेसिडा। और जोना प्लेसिडा कौन से सेल का बना हुआ है? नॉन सेलुलर। कौन से केमिकल का बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट? सिंपल प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन? कंपाउंड प्रोटीन एंड कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट दोनों। याद करो, बायोमोलिक्यूल। ठीक है ना? लिपिड और प्रोटीन जब दोनों साइड हो, या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब दोनों साइड हो, उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रोटीन। और कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट जब कार्बोहाइड्रेट के साथ कोई और चीज हो तो। चल, दैट्स ऑल। ये हो गया ना? उधर का तो हो गया ना? हाँ चल। अब देखो, आप लोग मुझे बताओ, एक ये एक
फीमेल है और फीमेल, एक फीमेल है, ठीक है। अब ये फीमेल अनयूजुअली बल्कि है, मोर देन मोहित सर, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ, तो आप मुझे बताएं, ये फीमेल में जब ओवुलेशन होता है तो ओवम या सेकेंडरी ओवम, ओवम या सेकेंडरी ओवम कहाँ रिलीज होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, और अपर एब्डोमिनल में या लोअर में? लोअर में, क्योंकि लोअर में ही होता है वो। यहाँ पे क्या है? नेवल, और यहाँ पे रिलीज होगा सेकेंड। और इस सेकेंडरी ओवम को कलेक्ट कौन करता है? फिम्ब्रिया। और कलेक्ट करने के बाद कहाँ भेज देता है? फेलोपियन। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्ट्रक्चर जाता है, वो स्ट्रक्चर जो है ये, एक मिनट, वो आगे में आपके बुक में थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर ये बन जाता है। ये है सेकेंडरी ओवम सराउंडेड बाई कोरोना रेडिएट। वो मत देखो, ये सब सब स्पर्म है। सेकेंडरी ओवम सराउंडेड बाई विच स्ट्रक्चर? कोरोना। और कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे क्या होता है? जोना। तो ये सारा क्या है? तो ये है कलर, ये हो गया कोरोना। यू शुड ड्रॉ ओपन दिस पेज रेडिएटर। यहीं पे वही लिखा है, सेल्स ऑफ कोरोना। इस पूरे को क्या कहेंगे? इस पूरे को हम कहेंगे कोरोना रेडिएटर। पूरा है कोरोना। और कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे में क्या होगा? जोना पेलुसिडा। तो ये क्या चीज है? जोना, क्या चीज है? जोना पेलुसिडा। और दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ब्लैक कलर से कर ले तो ज़्यादा बेहतर। मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी, मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। और मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को क्या कहेंगे? क्यों? ये बताया था नहीं ना? इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ 2021 में, पेरी वाइटलिन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवाया था इस पे, एक क्वेश्चन है 2021 में आया था। वाइटलिन मेम्ब्रेन एब्सेंट इन फ्रॉग women थोड़ा मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए। रिजार्ड टाइम रीजन एलियन चूज करेक्ट। बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मुझे मालूम है तुम लोग तुक्का ही मारो, तुक्का मारो। और यकीन मानो 99% बच्चों ने इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है नहीं और 2021 में आया था, ठीक है ना, तो 99% बच्चों ने गलत किया था। लेकिन बाई चांस मैं बताया था तो हमारे बच्चों ने जो सिंसियरली सुना था उन्होंने ये सही किया था। लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने, हमारे बच्चों ने भी गलत किया था कि बच्चों को कहा था, सही बात बताएं कि एक आजकल बड़ा, आजकल अंजना ओम कश्यप का नाम आ रहा है, तो यूट्यूबर टीचर को तो दोनों में एकदम वार चल रहा है यूट्यूबर टीचर में। और ये गलत बात है, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो चाहे कोई भी।
किसी भी टीचर के बारे में आपने जर्नलिज्म का काम है वही करो यार, ठीक है ना। मैं मुझे कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन ये गलत बात है किसी के लिए भी, टीचर के लिए ऐसे बोलना जाऊँगा सीनियर जर्नलिस्ट, ठीक है ना। तो ये बताओ, तो बच्चे क्या होता है ना, अंजना ओम कश्यप वाला काम करने लगते हैं, अपने से एनालाइज करने लगते हैं। मैं अंजना ओम कश्यप का बेइज्जती खराब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ सॉरी, जो हुई, ठीक है। अपने से अननेसरी एनालाइज करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या हुआ? यार यार ये आएगा ये नहीं आएगा। ये गलती मत करना। जो क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है, हमें कोई शौक नहीं कि आपको अननेसरी बात बताऊं, लेकिन वही होता है ना बच्चे, तो उस साल मुश्किल से मुझे याद है गिन के 3 या 4 बच्चों ने उस क्वेश्चन को, हालांकि मैंने क्लास में पढ़ाया था उस साल, कोरोना वाला याद है मुझे, टाइम था, और मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था बच्चों को। हम लोग इस पे पढ़ाते थे, जूम पे। तो एक लड़का माँ जो कि अभी एमबीबीएस भी हो गया, उसका इंटर्नशिप में, उसने सही किया था, 2-3 बच्चों और ने किया था, बस 3-4 बच्चों ने गिनती के सही किया था। बाकी सब बच्चे वही अंजना ओम कश्यप वाली आदत, जब अपने से एनालाइज करने वाली आदत, ये आएगा ये नहीं। तो मैक्सिमम बच्चों ने इसको, और सबने क्या आंसर लगा के आए थे कि वाइटलिन मेम्ब्रेन एब्सेंट इन, तो इसका आंसर होगा बी। लेकिन बच्चों ने या तो ऑल 3 या छोड़ दिया था, या 4 अपने से, बी तो लगाया ही नहीं था। क्यों? बच्चों ने सोचा कि जब इसके सराउंडिंग पेरीवाइटलिन स्पेस है तो इसके मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? वाइटलिन। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके मेम्ब्रेन को, मेमेलियन के सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को हम वाइटलिन मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं। पहले तो यही लिख लो, मेमेलियन के सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को हम क्या नहीं कहते हैं, बस उसके सराउंडिंग स्पेस को क्या कहते हैं? पेरीवाइटलिन स्पेस। मैमेलियन के मैमेलियन के मैमेलियन सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन, क्यों अभी वो बाद में बात करेंगे, डू नॉट नोन एज वाइटलिन मेम्ब्रेन, वेयर एज reptilian, whereas avian, reptilian, amphibian, secondary oocyte membrane known as, अब इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, लेकिन मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, बस 2 मिनट में मैं काम खत्म करूंगा। नोन एज वाइटलिन। हुआ क्या, पहले इंसान का सेकेंडरी ओवम डिस्कवर्ड हुआ या पहले दूसरे जानवर का? तो पहले डिस्कवर्ड हुआ रेप्टाइल्स का, एप का, एम्फीबियन का, इन सब का। इंसान का या मैमल्स का बाद में हुआ क्या? सेकेंडरी ओवम या प्लस सेकेंडरी oocyte की डिस्कवरी। तो इन सब के मेम्ब्रेन को क्या कहा गया? किन सब के मेम्ब्रेन को? एवियन, रेप्टिलियन और एम्फीबियन के क्या? वाइटलिन। बाद में जब इंसान का सेकेंडरी ओवम डिस्कवर्ड हुआ, तो इनिशियली सुन लो, पहले इंसान के भी आज से 40-50 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे ईयर नहीं मालूम, तो मैं भाई झूठ माफ़ी चाहता हूँ कि एग्जैक्टली कितना साल पहले जब डिस्कवर्ड हुआ था, उस टाइम पे मैमल्स के भी सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को क्या दिया गया नाम? वाइटलिन। लेकिन जब इंसान ने गौर से इंसान के सेकेंडरी oocyte को और रेप्टाइल, एप्स और एम्फीबियन के सेकेंडरी oocyte को नोटिस किया ना, तो देखा कि इंसान के सेकेंडरी oocyte, इंसान का सेकेंडरी oocyte और जोना पेलिसिडा के बीच में स्पेस है। जोना पेलिसिडा के बीच में स्पेस है, और उसको उसने क्या नाम दे दिया? लेकिन जब उन्होंने रेप्टाइल्स, इंसान ने रेप्टाइल्स, एप्स और एम्फीबियन के सेकेंडरी oocyte और उसके सराउंडिंग में देखा, तो कोई स्पेस नहीं, नहीं। तो वहां पे पेरीवाइटलिन स्पेस टर्म नहीं इस्तेमाल। फिर बाद में इंसान ने जब एनालाइज किया, तो एक और चीज देखा, जोना पेलिसिटा सीन ओनली इन मैमेलियन, नो अदर क्लास ऑफ किंग फाइलम
कॉर्डेट। एक पॉइंट और लिखो, ये भी नीट का क्वेश्चन है। जोना पेलिसिडा, अभी मैं बताता हूँ। जोना पेलिसिडा सिन ओनली इन, जोना पेलिसिडा सिन ओनली इन, जोना सिन ओनली इन क्लास ऑफ, इन क्लास मैमेलिया, दूसरे किसी में नहीं। तो सुनो, बाद में इंसान ने कहा, इसका नाम दे दिया, पहले शुरू में क्या नाम दिया था, वाइटलिन मेम्ब्रेन, और साथ में सराउंडिंग स्पेस का नाम क्या दे दिया, पेरी। पेरी वाइटलिन स्पेस को आज भी वो नाम उसी नाम से जानते हैं, लेकिन बाद में इंसान को लगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जब बर्ड्स वर्ड्स में देखा गया ना, तो उसके वाइटलिन, उसका जो वाइटलिन मेम्ब्रेन था, उसके इमीडिएटली सराउंडेड में क्या था, कोरोना रेडिएटा, उसमें जोना प्लेसिडा नहीं था, और वहाँ पे पेरीवाइटलिन स्पेस वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे पेरीवाइटलिन स्पेस इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन वहाँ पे वाइटलिन मेम्ब्रेन को इस्तेमाल किया गया। इनसे ये वर्ड वाइटलिन मेम्ब्रेन को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो मैमल्स के लिए कौन सा वर्ड नहीं इस्तेमाल होता है, सेकेंडरी साइड का कौन सा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी साइड के मेम्ब्रेन को क्या वाइटलिन मेम्ब्रेन कहेंगे, नहीं। लेकिन किस में कहेंगे, तो किस में कहेंगे, तो एवियन में कहेंगे, रेप्टिलियन में कहेंगे, एम्फीबियन, किस में कहेंगे। उसके बाद उसके अलावा जोना पेलिसिडा किस में सिर्फ देखा जाएगा, मैमेलिया। तो ये भी पूछा जाता है कि जोना पेलिसिडा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच क्लास, रेप्टाइल्स, एप्स, एम्फीबियन, मैमेलियन। क्वेश्चन आ सकता है। जोना पेलिसिडा एब्सेंट इन, और ऑप्शन में रहेगा ह्यूमन, ऑप्शन में रहेगा फ्रॉग, ऑप्शन में रहेगा टंकी, और ऑप्शन में रहेगा मंकी, और चूज द करेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉग में होगा जोना पेलिसिडा, वाइटलिन मेम्ब्रेन फ्रॉग में होगा, फ्रॉग में होगा, यस। इंसान में होगा, सारे मैमल में होगा, किसी भी मैमल में नहीं होगा। वाइटलिन किसी भी मैमल में होगा, किसी भी मैमल में होगा वाइटलिन मेम्ब्रेन, नहीं। मैमल में वाइटलिन मेम्ब्रेन वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, लेकिन पेरी वाइटलिन स्पेस सारे मैमल में इस्तेमाल किया जाता है। पेरी वाइटलिन स्पेस सारे मैमल, दूसरे जानवर में किया जाता है नहीं किया जाता, ये बहस नहीं है। आपको वाइटलिन मेम्ब्रेन प्लस जोना पेलिसिडा, ये दो वर्ड याद रखना है कि जोना पेलिसिडा सीन ओनली एंड ओनली इन mammalian, and vitelline membrane not what do not use in for mammalian secondary oocyte, not used for mammalian secondary oocyte। ये बात दोनों आपको एकदम याद होना। तीसरी चीज, जोना पेलिसिडा जो है मैमल्स के अलावा और किसी में नहीं होता है, और ये एक बहुत ही स्पेसीज स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, अब ये भी कुछ नहीं याद रखना, लिखो पॉइंट। जोना पेलिसिडा are have a receptor for, Zona pellucida have, Zona pellucida have स्पेसीज स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर का मतलब क्या है, अभी मैं उस डायग्राम को खोल के, जोना पेलिसिडा हैव स्पेसीज स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब देखो इस डायग्राम को देखो, ये मान लो ये सब किसका है, ये सब किसका, जोना पेलिसिडा हैव स्पेसीज स्पेसिफिक रिसेप्टर। मान लो ये स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म, ये किसका स्पर्म है, ह्यूमन का। उसके बगल में ये स्पर्म है, डॉग स्पर्म। मान लो ये है एक और कोई टंकी स्पर्म। और देखो ध्यान से, जोना पेलिसिडा कौन सा है, ये वाला जोना पेलिसिडा ना, ये है जोना पेलिसिडा। अब देखो इस जोना पेलिसिडा पे क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर। यहाँ पे ये रिसेप्टर, ये यहाँ पे बहुत सारे, और इन रिसेप्टर का काम क्या है, रिसीव करना, किसको, स्पर्म को। अब ये डंकी के स्पर्म को रिसीव नहीं करेगा, डॉग के स्पर्म को रिसीव नहीं करेगा, किसके स्पर्म को रिसीव करेगा, ह्यूमन। जोना पेलिसिडा है। मान लो अगर यहाँ पे डंकी का, इंसान का ओवम हो, सेकेंडरी oocyte हो, और उसके सराउंडिंग में जोना पेलिसिडा हो, और इधर में डंकी का स्पर्म हो, क्या वो उसको रिसीव कर पाएगा, तू हमारे स्पेसिस में नहीं लेंगे, गेटिंग। इसीलिए इसीलिए अगर मान लो
इंसान में एड्स कैसे आया? तो एक अंग्रेज था, बहुत करतूतबाज था, उसने क्या किया, एक फीमेल एप्स से सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किया, और वहीं से एप्स में एड्स बहुत पहले से था, HIV इन्फेक्शन, और एप्स से इंसान में आया। लेकिन क्या वो फीमेल एप उस मेल इंसान की के बच्चे की माँ बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसका स्पर्म उसके जोना प्रेसिडा को, उसका जोना प्रेसिडा उसके स्पर्म को, ये तू हमारे जाति का नहीं है, तू हमारे जाति का नहीं। अब तुम में से कुछ खुराफाती बच्चा है, जैसे वो एक खुराफाती बच्चा है, वो सोच रहा है सर मेल हॉर्स, सोच रहा है ना, वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं, मेल वही पूछ रहा है ना। मालूम है, एक खुराफाती बच्चा है तुम्हारे क्लास में, कह रहा है कि सर फीमेल मेल हॉर्स और फीमेल डंकी जब गुतरगू कर लेता है तो जीनी कैसे बन जाता है? देयर आर सम एक्सेप्शन, बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, वहां पे कुछ रिलेटेड स्पीसीज के लिए, कुछ रिलेटेड स्पीसीज के लिए ये रूल लागू नहीं होता है, जैसे हॉर्स और डंकी, जैसे क्या कहते हैं टाइगर और लायन, इन सब में ये रूल लागू नहीं होता है। सिर्फ फीमेल टाइगर है और उसका जोना प्लिसिडा मेल लायन के स्पर्म को इंटर कर, वाइस वर्सा, वैसे ही हॉर्स और डंकी के केस में भी। तो देयर आर सम एक्सेप्शन, बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस अनदर स्पीसीज का स्पर्म डू नॉट रिसीव बाय जोना प्लिसिडा। सेटिस्फाइड? ओए चेक सर, खड़े हो जा। जोना प्लिसिडा क्या नाम है? हाँ, दिव्यांश, समझ में आया बात? तो देर आर सम एक्सेप्शन, देर आर सम एक्सेप्शन, लेकिन ये बात याद रखना है कि जोना प्लिसिडा हैव विथ सर्टेन एक्सेप्शन, सर्टेन एक्सेप्शन। अब इसके आगे जरूरत नहीं है आपको जानने का, नहीं तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, ठीक है, जितना आपको जरूरत है उतना ही मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग के बुक में है मेंचुरेशन या मेंचुरल साइकिल। मेंचुरल साइकिल का दूसरा नाम मालूम है क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेंचुरल साइकिल? चलो ये हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेंचुरल साइकिल। इसका दूसरा नाम है, बोलो एनीवन? मंथली सेक्सुअल साइकिल। और इसका तीसरा नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव। देखो भाई, अब मेंचुरल साइकिल शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ, क्या होता है इसका डेफिनेशन बताएंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट लिख लो। मेंचुरल साइकिल स्टार्ट एट मेंचुरल, अरे कभी कभी स्पेलिंग मैं भूल जाता हूँ। साइकिल स्टार्ट एट, बोलो, प्यूबर्टी एंड end at the age of दूसरा पॉइंट लिखो, beginning of menstrual cycle known as menarche and end known as meno, end known as meno। तीसरा पॉइंट लिखो, menstrual cycle ultimately controlled by, क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ साथ में, ओवरी, एडिनो हाइपोफाइसिस,
हाइपोथैलेमस ऑल, क्या होगा आंसर? आंसर होगा नेक्स्ट। अल्टीमेटली कैसे समझाएंगे, कैसे? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल changes occur in concentration of hypothalamic hormone, ovarian hormones, hypophyseal hormone, ovarian hormones, और आंसर होगा। और देखो हाइपोथैलेमिक हार्मोन लिखा है, ये दोनों हाइपोफिजियल हार्मोन्स लिखा है, ओवेरियन हार्मोन्स लिखो। इसके बाद हो गया नहीं इधर, चलो जल्दी करो। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईच लगा लो तो क्वेश्चन इज विल बी मोर इफेक्टिव। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हो गया? नहीं हुआ? हो गया ना भाई? अरे इधर का हो गया। चल नेक्स्ट पॉइंट लिखे, चेंजेस occur in menstrual, लिखो सब समझाएंगे, घबराओ। आई होप कि थोड़ा सा तो ये समझ में आ रहा होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ओवुलेशन से पहले ओवरी में क्या होता है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और ओवुलेशन के बाद ओवरी में क्या होता है? कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन एंड डीजेनरेशन। प्रभु तो बात समझ में आ रहा है, oogenesis पढ़ा है तो इसका डीजेनरेशन होता है, कॉर्पस लुटियम बनता है और उसके बाद डीजेनरेट होता है। तो इसको हम कौन सा चेंजेस कहते हैं? ओवेरियन चेंजेस। लिख लो, क्या कहते हैं इसको?
ओवेरियन चेंजेस। तो ये पहला वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? ओवेरियन चेंजेस। इसको हम क्या कहेंगे? ओवेरियन। और ओवेरियन चेंजेस में ये पार्टिकुलर, इसको हम क्या कहेंगे? ओवेरियन चेंजेस। और ये समझाएंगे सबको, लिखो। और इस ओवेरियन चेंज को हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या कहते हैं? फॉलिकल का डेवलपमेंट। और भाई इसी में अल्टीमेटली फॉलिकुलर खत्म भी होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन या मैच्योर। और इसके बाद इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस हीमोरोजिकम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस सर्विकांस, तो फॉर्मेशन डिजन होता है। तो इसको हम कौन सा फेज कहते हैं? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल मतलब कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम का बनना और डिजेनरेट होना। ओवरी में जो चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे? हे 36 दांत क्यों दिखा रही है रे? ल्यूटियल फेज। क्या कहते हैं इसको? ल्यूटियल। तो ओवरी में हम लोगों को दो चेंजेस देखने को होता है हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। ओवरी के अंदर दो चेंज, फॉलिकल का डेवलपमेंट और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन और उसका डिजेनरेशन। उसी तरह से हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान फीमेल को ब्लीडिंग होता है। उसके बाद फीमेल के अंदर यूट्रस में कुछ चेंजेज आता है, वो क्या कहलाता है मैं अभी लिख रहा हूँ, वो सब समझेंगे। तो फीमेल में यूटेराइन चेंजेज में आता होता है, कौन सा चेंज होता है? यूटेराइन चेंज। और यूटेराइन चेंजेज में हम लिखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। लिखिए, समझाएंगे। ये नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, आपको सब समझाएंगे, घबराइए मत। एक एक पॉइंट इंशाल्लाह क्लियर होगा। मेंस्ट्रुअल फेज और दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव। और आफ्टर ओवुलेशन यूटेराइन चेंजेस क्या होगा? बताओ एनीवन, क्या कोई वर्ड? एनीवन? नहीं आइडिया होगा। यूटेराइन चेंजेस होगा सेक्रेटरी फेज। क्या होता है सब बात करेंगे। सेक्रेटरी, कौन सा फेज? सेक्रेटरी। यूट्रस में जो चेंजेज होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल सब समझाएंगे, घबराओ मत। एक बच्ची जब जवान होती है उसे दिखाएंगे कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले इसको लिख लो, इसको लिखने से आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपके बुक में कुछ ब्लंडर किया है। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवरी, ओवेरियन चेंजेस। फॉर्मेशन एंड डिजेनरेशन, ओवेरियन चेंजेस दोनों हैं। और ये ओवेरियन चेंज क्या कहलाता है? और ये ओवेरियन चेंज क्या कहलाता है? और यूट्राइन चेंजेस में कौन सा फेज? मेंस्ट्रुअल फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज। PROLIFERATIV। और यूट्राइन चेंजेस इस दौरान क्या होता है? सेक्रेटरी। अब आ जाओ, बिफोर ओवुलेशन फीमेल में कौन सा हार्मोन ज्यादा देखा जाएगा? एस्ट्रोजन की प्रोजेस्टेरोन। और आफ्टर ओवुलेशन तो यहां लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, हार्मोनल चेंज। और हार्मोनल चेंज में हम लिखेंगे इधर में बिफोर ओवुलेशन एस्ट्रोजेनिक फेज। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? एस्ट्रोजेनिक फेज। और इसमें हार्मोनल चेंज में लिखेंगे प्रोजेस्टेनिक फेज। सब समझ में आएगा, एक वर्ड समझ में आएगा। हार्मोनल चेंज में लिखेंगे चेंज में प्रोजेस्टेनिक फेज। प्रोजेस्टेनिक फेज। अब तुम लोगों में से कितने, देखो, या तो आप अभी आपको लाइफ में आगे एक्सपीरियंस होगा, लेकिन लड़कियों को सबको मालूम है कि देखो जैसे लड़कियां 12 से 14 साल के एज में आती हैं, उनको एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो बहुत परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके वेजाइनल रूट से ब्लीडिंग शुरू हो, और वो परेशान हो जाती हैं। फिर अपने या तो सिस्टर से या मदर से वो बात को डिस्कस करती, तो उन्हें बहुत अनईजीनेस उस टाइम पे फील होता है। दैट इज द फर्स्ट टाइम। और वो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और कई बार तो वो बुरी तरह से रोने लगती हैं, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसा अनयूजुअल चीज़ नहीं है, ये अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। 12 से 14 साल के एज में एकाएक ऐसा क्या होता है कि वेजाइनल रूट से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। और जब वो अपने मदर या सिस्टर से पूछती हैं, एल्डर सिस्टर से या मदर से, तो बताती है, वो लोग बताती हैं कि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो कि हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद 3 से 5 दिन के लिए आपको ये ब्लीडिंग हो। तो अब क्यों 12 साल तक क्यों नहीं? 12 साल के बाद एक क्यों वेजाइनल रूट से ब्लीडिंग शुरू हो गया, या 13 साल से के बाद से? और हर 1 महीना या 20 दिन या 25 दिन या 30 दिन के बाद ये ब्लीडिंग
साइक्लिकली होता है, ऐसा क्यों? इन सब का आंसर अभी मिलेगा। ये हो गया ना, इधर का हो गया ना। देखो ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, ये जब पैदा हुई उस वक्त का फोटो है, और ये इसका मैंने बहुत छोटा सा डायग्राम बनाया है, आपको सब समझ में आ रहा है। ये दो ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, और ये सर्विक्स और वेजाइना है। कोई दिक्कत? ये पैदाइशी के टाइम पे है, ये टाइम पे भी सारे स्ट्रक्चर होंगे। अब जब ये जैसे ये 12 से 14 साल की एज में पहुंचती है, किस एज में पहुंचती है? अब ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है, और जब ये 12 से 13 साल की हुई, अब जाहिर सी बात है बड़े की हो गई। अब देखो अब ये कितने साल की हो गई है? तो वैसे 12 से 13 साल की हुई, 14 साल, 12 से 14 साल के बीच में अलग अलग, जनरली 12 से 13 साल में शुरू हो जाता है फीमेल। तो इसके हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर। क्यों कहते हैं मास्टर? क्योंकि मास्टर जानता है कि कब क्या बताना है, तो इसीलिए कहते हैं मास्टर। इसीलिए इसको भी कहते हैं मास्टर, कि जैसे लड़की 12 से 13 साल की होगी, इस मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक को उछाल मारेगा, और ये क्या पैदा करेगा? अच्छा खासा, क्या पैदा करेगा? अच्छा खासा। ये हो गया, हो गया। अब देखो ये जीएनआरएच क्या करता है? तो ये जीएनआरएच वर्क करता है किस पे? इट वर्क ऑन एडिनो हाइपो, और उससे क्या पैदा कराता है? एफएसएच, और एफएसएच और के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा, क्योंकि जीएनआरएच भी बढ़ गया। जब लड़की जैसे 12 से 13 साल पे आई, लड़का भी 13 से 14 साल पे आया, तो उसमें दोनों में हाइपोथैलेमस और एडिनो हाइपोफाइसिस के रेस्पेक्ट में लड़की और लड़का में नो डिफरेंस। डिफरेंस अब शुरू होगा। अब ये एफएसएच और एलएच लड़कियों में क्या करेगा? तो एफएसएच जाएगा और ये ओवरी में जाके क्या कराएगा? कौन सा चेंज? फॉलिकुलर चेंज। प्राइमरी फॉलिकल को किसमें चेंज बनाएगा? और सेकेंडरी को किसमें? और टर्शियरी को किसमें? कोई दिक्कत? तो फॉलिकुलर चेंज होता है यहाँ पे। और जब ओवरी में फॉलिकुलर चेंज होगा, तो फॉलिकल जब डेवलपिंग फॉलिकल इज सोर्स ऑफ विच हार्मोन? डेवलपिंग फॉलिकल। तो यहाँ से क्या पैदा होगा? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जाएगा और कहाँ वर्क करेगा? यूट्रस। कहाँ वर्क करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 13 साल से पहले हुआ लड़कियों में नहीं। जैसे मान लो ये लड़की सी इज, हर नेम इज एक्स, इसका नाम एक्स है, और जब ये एक्स लड़की 13 साल की हुई, तो एकाएक उसके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुआ। मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक ने क्या पैदा कराया? अच्छा खासा जी। उससे क्या हुआ? उसके रिस्पॉन्स में क्या ज्यादा पैदा हुआ? एफएसएच और प्लस एलएच भी। लेकिन पहले हम एफएसएच की बात कर रहे हैं, शुरुआती दौर में एफएसएच ही। और एफएसएच ने किस पे वर्क किया? ओवरी पे। और ओवरी में क्या किया? एक प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर या ग्राफिन फॉलिकल में चेंज किया। और प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शियरी बनेगा, टर्शियरी से ग्राफिन बनेगा, तो एस्ट्रोजन का लेवल लगातार बढ़ता जाएगा कि नहीं? और वो एस्ट्रोजन किस पे वर्क करता है? तो इंडोमेट्रियल लेयर पे। किस पे वर्क करता है? अब इसके हम किसको, ये 13 साल की लड़की का यूट्रस है। यूट्रस का शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप। अब पता नहीं, मुझे नहीं आज तक समझ में आया इन्वर्टेड पियर शेप क्यों लिखते हैं। मैं पियर को भी इन्वर्ट करके देखा, मुझे नहीं समझ में आया इन्वर्टेड पियर। सच में मैं जाके पियर खरीदा इसी काम के लिए, और ख़रीद के उलट के देखा, फिर हमको कहीं से भी नहीं समझ में आया कि यूट्रस ऐसा दिखता है। लेकिन लिखा हुआ है तो रट लो, हम लोग को रटने के लिए हम लोग बने हैं। यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है? ओम या स्टेरा। अब देखो, आपको मालूम है ये बाहर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरी
पेरीमेट्रियम। इसको हम क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। इसको क्या कहते हैं? ये पीला पीला क्या है? पेरीमेट्रियम। और ये लाल लाल क्या है? मायो मैया मैया। क्या है ये? मायोमेट्रियम। थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। चाहें तो आप बना सकते, नहीं चाहें मत बनाइए, बना लीजिए तो बेहतर रहेगा। जितने मोर यू ड्रॉ मोर यू मेमोराइज। मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। ये लड़की जब 13 साल की हुई थी तो उसके पास पेरीमेट्रियम भी था, मायोमेट्रियम भी था और इंडोमेट्रियम भी था। ये है उसका इंडोमेट्रियम। दिस इज द इंडोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम को कौन सा लेयर कहते हैं? ग्लैंडुलर लेयर कहते हैं कि नहीं रे? कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक ग्लांस होता है और वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए टॉर्चुअस ग्लैंड भी कहते हैं। खैर हम टॉर्चुअस शायद नहीं बताया, वर्ड बताया है तो हाँ। तो ये अब एस्ट्रोजन जो है इस पे वर्क करता है, इंडोमेट्रियम पे आके वर्क करता है। कहाँ पे वर्क करता है? तो एस्ट्रोजन आएगा और इस पे इससे टकराएगा। किससे टकराएगा? एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम टकराएगा। किससे? इंडोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम शांत परा था या परी थी, जो भी थी। इंडोमेट्रियम को मेल कहेंगे कि फीमेल कहेंगे? जो भी कहेंगे, फीमेल ही को, फीमेल में है तो फीमेल ही कहेंगे। इंडोमेट्रियम एकदम शांत बैठी हुई थी। जैसे उसे एस्ट्रोजन टकराया, इंडोमेट्रियल का सेल कहा अब हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट के लिए दूसरा वर्ड है, डिवाइड के लिए दूसरा वर्ड। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, एकदम शांत बैठी हुई है, इंडोमेट्रियल सेल्स है। जैसे इस पे एस्ट्रोजन टकराएगा ये डिवाइड होना शुरू हो, ये डिवाइड होना। और जब कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर डिवाइड होकर नया स्ट्रक्चर बनाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन। नया बनना इज नॉट प्रोलिफरेशन, वो फॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन ये एक मोबाइल है, मान लो ये ओप्पो का एक मोबाइल है जिसका 5,000 रुपया कीमत है, और इसमें हमने एक जादू मारा और इससे 20 मोबाइल बन गया। तो इसको हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू मोबाइल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू मोबाइल। और मेरे हाथ में कोई मोबाइल नहीं है और मैंने जादू मारा और मोबाइल आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? फॉर्मेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से नया स्ट्रक्चर को बनाना है, इस क्या कहलाता है? प्रोलिफरेशन। तो यहाँ पे इंडोमेट्रियल लेयर है और इस पे एस्ट्रोजन ने वर्क किया तो नया मोर एंड मोर इंडोमेट्रियल लेयर बना। इसको हम इस नए बने इंडोमेट्रियल लेयर को क्या कहेंगे? प्रोलिफरेटिव लेयर। क्या कहेंगे? प्रोलिफरेटिव लेयर। क्या कहेंगे इसको बता? प्रोलिफरेटिव। तो एस्ट्रोजन ने क्या बना दिया? एक लड़की जैसे 13 साल की हुई, तुम सब 13 साल के क्रॉस कर चुके हो, तो तुम सब में सबसे पहले क्या बना होगा? प्रोलिफरेटिव। जैसे 13 साल के हुए क्या बना होगा? प्रोलिफरेटिव लेयर। और किसकी वजह से? एस्ट्रोजन। तो जैसे ये लड़की 13 साल की हुई, इसके अंदर क्या बना? किसकी वजह से बना? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन को बनाया और मेंटेन किया। तो ये ओवुलेशन से पहले एस्ट्रोजन ज्यादा होता है या ओवुलेशन के बाद? ओवुलेशन से पहले। और वो उसको बनाया और वहां मेंटेन किया हुआ। ओवुलेशन, अब उस लड़की में ओवुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवुलेशन के बाद उसमें क्या बनता है? कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम इज अ सोर्स ऑफ मेनली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मेनली प्रोजेस्टेरोन बट आल्सो एस्ट्रोजन, दोनों का। तो अब ये बिफोर ओवुलेशन उसमें क्या बना था? ये व्हाइट वाले को कौन सा लेयर कहेंगे रे? प्रोलिफरेटिव लेयर या एस्ट्रोजेनिक लेयर। क्योंकि एस्ट्रोजन के इफेक्ट से बना है तो इसको हम एस्ट्रोजेनिक लेयर भी कहते हैं। इस व्हाइट वाले को बोलो क्या कहेंगे? यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम। और आपको ये लिखना चाहिए इंडोमेट्रियम सिंस बर्थ। इंडोमेट्रियम सिंस बर्थ, ये कभी भी, ये हमेशा बर्थ के साथ से है, सिंस बर्थ। और ये क्या है? एस्ट्रोजेनिक या एस्ट्रोजेनिक लेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन के इफेक्ट से बना है, जो कि आपके बुक में नहीं है। आपके बुक में क्या लिखा है? प्रोलिफरेटिव लेयर। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इंडोमेट्रियल लेयर से बना है। ये एनसीईआरटी में प्रोलिफरेटिव लेयर। और ये बिफोर ओवुलेशन बनेगा एस्ट्रोजेनिक या प्रोलिफरेटिव लेयर, या आफ्टर ओवुलेशन? बिफोर ओवुलेशन। ये ओवुलेशन से पहले ही तो फॉलिकुलर फेज में बन गया है। फॉलिकुलर फेज के दौरान ही तो एस्ट्रोजन पैदा होता है ना।
तो ये बिफोर ओवुलेशन या आफ्टर ओवुलेशन? बिफोर, तो ये भी लिख लो बिफोर। अब देखो इस लड़की का ओवुलेशन हुआ, कैसे हुआ वो सब थोड़ा बहुत हमने देखा है, अभी आगे और बहुत सारा चीज देखेंगे। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम बना। कॉर्पस लुटियम इज अ सोर्स ऑफ मेनली प्रोजेस्टेरोन बट आल्सो एस्ट्रोजन। अब देखो चलो कौन सा चूज करें, गुलाबी कर लेते हैं। कॉर्पस लुटियम इज अ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से पैदा होता है? ओवरी से ही। कहाँ से पैदा होता है? कॉर्पस लुटियम कहाँ है रे? ओवरी में कि कहीं और है? तो ये बिफोर ओवुलेशन है कि आफ्टर ओवुलेशन? बिफोर। और आफ्टर ओवुलेशन इसी लड़की के क्या बना पैदा होगा? प्रोजेस्टेरोन। बिफोर ओवुलेशन कि आफ्टर ओवुलेशन? आफ्टर ओवुलेशन। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा रे? देखो ऐसा नहीं कि एस्ट्रोजन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा क्वांटिटी में और एस्ट्रोजन कम क्वांटिटी में। एस्ट्रोजन आफ्टर ओवुलेशन एस्ट्रोजन लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोजन नहीं होता है, एस्ट्रोजन कम कर। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? तो प्रोजेस्टेरोन कहेगा है तू यहीं रह, और किसको? प्रोलिफरेटिव लेयर को, तू यहीं रह कहीं मत जा, तू यहीं रह कहीं मत जा, तू यहीं रह कहीं मत जा। प्लस थोड़ा सा एस्ट्रोजन है वो भी उसको हेल्प कर रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? प्रोलिफरेटिव लेयर को तो मेंटेन किया हुआ ही है, इस पे आके टकरा रहा है कौन? प्रोजेस्टेरोन। और कह रहा है मैं भी अपना तो कमाल करूंगा ना, और इस पे एक और नया लेयर बनाएगा जिसमें बहुत सारा ग्लैंड होगा, एक और नया लेयर बनाएगा जिसमें बहुत सारा ग्लैंड होगा, और ये ग्लैंड ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो इस पे एक और लेयर बनाएगा एग्जिस्टिंग लेयर पे, और इसमें बहुत सारा ग्लैंड होगा कि कम ग्लैंड होगा? इन कंपेयर टू प्रोलिफरेटिव लेयर बहुत सारा ग्लैंड होगा, और उस ग्लैंड से बहुत सारा सेक्रेशन होगा। तो इसको कौन सा लेयर कहेंगे? सेक्रेटरी लेयर। इस पे प्रोलिफरेटिव लेयर पे ओवुलेशन के बाद एक और लेयर बनाएगा। ये लड़की कितना साल की हुई? ये जो एक्स लड़की थी जब 13 साल की हुई तो उसके ओवरी में oogenesis शुरू हुआ। oogenesis जब शुरू हुआ तो ओवुलेशन से पहले क्या पैदा हुआ? एस्ट्रोजन। क्या पैदा हुआ? और एस्ट्रोजन की वजह से उसमें कौन सा लेयर बना? एस्ट्रोजेनिक लेयर। या और ओवुलेशन होने के बाद क्या पैदा हुआ उसके बॉडी में? मेनली प्रोजेस्टेरोन और आल्सो एस्ट्रोजन। उस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ने कहा तुम प्रोलिफरेटिव तो रुके रहो, साथ में प्रोलिफरेटिव लेयर पे और नया लेयर बना दिया। अब चूंकि प्रोलिफरेटिव लेयर का वर्ड का हमने इस्तेमाल कर रखा है तो अब एक नया वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सेक्रेटरी। क्यों सेक्रेटरी लेयर? क्योंकि इसमें बहुत सारा ग्लैंड है और इस ग्लैंड से बहुत सारा सेक्रेशन होता है, तो इसका नाम देंगे हम प्रोजेस्टेनिक लेयर या प्रोजेस्टेनिक लेयर या सेक्रेटरी। अब आपके एनसीईआरटी में प्रोजेस्टेनिक लेयर नहीं इस्तेमाल किया, एनसीईआरटी में क्या इस्तेमाल किया है? सेक्रेटरी। अब लो एक लड़की जब एक्स नाम की एक लड़की थी, जब वो 13 साल की हुई तो उसके यूट्रस में क्या चेंज हुआ? इंडोमेट्रियम में ओवुलेशन से पहले क्या बना? ओवुलेशन से पहले क्या बना? बोल भाई, बोल भाई। ओवुलेशन से पहले क्या बना? कौन सा लेयर? एस्ट्रोजेनिक या? और ओवुलेशन के बाद उसको यूट्रस में क्या बना? प्रोजेस्टेनिक या सेक्रेटरी लेयर। प्रोजेस्टेनिक या? अब ये बताओ कि जो प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी लेयर इनको बनाने के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजेनिक लेयर को बनाने के लिए या प्रोलिफरेटिव लेयर को बनाने के लिए कौन सा? एस्ट्रोजन। सेक्रेटरी लेयर को कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। और इन दोनों को मेंटेन मेनली कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन आल्सो लिटिल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो ठीक है, उस लड़की जब वो 13 साल की हुई तो जब 13 साल की हुई तो उसके बॉडी में उसके यूट्रस में क्या बना? ये नया नया व्हाइट व्हाइट, ये नया नया गुलाबी गुलाबी, व्हाइट व्हाइट कौन सा लेयर? प्रोलिफरेटिव। और गुलाबी गुलाबी कौन सा? और इसको मेंटेन भी कौन किया है? वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हुआ ये समझ में आ रही है कुछ? जब लड़की प्यूबर्टी के स्टेज पे पहुंची, शुरू से सुनोगे तभी समझ में आएगा, पूरा सीक्वेंशियल है, इसीलिए मैं तुम बीच में क्लास से डिसोसिएट हो गई थी। देखो जब वो लड़की प्यूबर्टी पे पहुंची तो उसके बॉडी में क्या चेंज हुआ है बताता? हाइपोथैलेमस से ज्यादा क्वांटिटी में क्या पैदा हुआ? उस जीएनआरएच ने किस पे वर्क किया? और एफएसएच से क्या? एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन कराया। एफएसएच ने क्या किया? फॉलिकल का डेवलपमेंट, डेवलपिंग फॉलिकल ने क्या प्रोड्यूस किया? और एस्ट्रोजन ने उसके यूट्रस में क्या चेंज कराया? कौन सा लेयर बनाया? एस्ट्रोजेनिक या प्रोलिफ। और ओवुलेशन के बाद
उसके बॉडी में क्या बना, ओवरी में कॉर्पस, और कॉर्पस सोर्स ऑफ मेनली प्रोजेस्टेरोन बट आल्सो एस्ट्रोजन, और उसकी वजह से उसके बॉडी में कौन सा लेयर बना, प्रोजेस्टेनिक या सेक्रेटरी। सेक्रेटरी लेयर इसलिए नाम देते हैं कि इसमें ग्लैंड बहुत सारा होता है, बहुत सारा इससे सेक्रेशन होता है यूट्रस के अंदर। इन दोनों लेयर को, कौन से लेयर को, प्रोजेस्टेनिक एंड एस्ट्रोजेनिक लेयर को बनाने का काम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का है, और मेंटेन करने का बिफोर ओवुलेशन कौन का है, एस्ट्रोजन। आफ्टर ओवुलेशन प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। मालूम हुआ जो लड़की के अंदर जो यहाँ पे कॉर्पस लुटियम था ना, कॉर्पस लुटियम का लाइफ कितना है एक फीमेल में आफ्टर ओवुलेशन, 14 डेज, 12 डेज, सॉरी 12 डेज, कितना है लाइफ, 12 डेज। कॉर्पस लुटियम का लाइफ कितना दिन है, 12 दिन। कितना दिन, ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम कितना दिन जिंदा रहती है एक फीमेल में के ओवरी में, लिखो लिख लो, नोट करके पॉइंट लिखो, लाइफ स्पान ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम is how much day, 12 days in all। लेकिन यहाँ पे लगा लेना स्टार, क्यों, कंडीशनल है, वो हम बताएंगे क्यों। अभी स्टार लगा लेना, जैसे देखते हो ना फॉर्म पे लगा रहता है स्टार। नीट का पेपर लीक हो गया तो दोबारा एग्जाम हो सकता है, आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, क्यों, क्योंकि फॉर्म पे लगा है आपके और कंडीशनल। आप कंपनी में इंश्योरेंस कराओगे, मर जाओगे, घंटा नहीं मिलेगा पूरी ज़िंदगी में, 50-20 लाख रुपए जमा किए कि मरेंगे तो 5 करोड़ मिलेगा, घंटा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उस पर लगा हुआ है स्टार। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ हो जाएगा 9 महीना, अदरवाइज इन केस ऑफ नॉन प्रेगनेंसी लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज हाउ मेनी डेज, 12। 12 दिन के बाद तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म। अब प्रोजेस्टेरोन उसके बॉडी में पैदा होगा, एस्ट्रोजन पैदा होगा, नहीं होगा, कहाँ से होगा, अब नया फॉलिकल डेवलप होगा तभी ना। कुछ 12 दिन के बाद एक देखो, ये लड़की सुनो, ये जो एक्स नाम की लड़की थी, जैसे 12-13 साल की हुई, 13 साल की हुई तो उसके बॉडी में एफएसएच पैदा हुआ, एफएसएच से फॉलिकल डेवलप हुआ, फॉलिकल डेवलप से एस्ट्रोजन पैदा हुआ, एस्ट्रोजन से उसमें कौन सा लेयर बना, प्रोलिफरेटिव, फिर उसका ओवुलेशन हुआ, फिर वो ओवुलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों बना, उससे नया सेक्रेटरी लेयर बना, और दोनों मेंटेन रहा कितना दिन तक, 12 दिन। 12 दिन। अब मैं अदरवाइज मत लेना, ये तुम्हारे लाइफ में काम है। तुम लोग ये सोचते होगे कि हमारे अब्बा तो महीना में 5 लाख रुपया कमाते हैं, 4 लाख रुपया कमाते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज मत लेना। लेकिन ये करवा सच है जो मैं अपने बेटे को भी बताता हूँ, और तुम लोग को भी मैं अपने बच्चे जैसे ही समझता हूँ, ये तुम लोग को भी बताना। तो तुम लोग ये सोचते होगे क्या है, अब्बा तो इतना जमा करके रख गए कि मर भी जाएंगे ना तो चलता रहेगा, नहीं चलेगा। 2-4-6 महीना, साल 2 साल के बाद रोड पे कटोरा लेके आ जाओगे, अल्लाह के नाम पे दे दो, या रिश्तेदार के घर जाके। इसलिए तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, अब्बा है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, अब्बा है, किसका, प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी लेयर का। कॉर्पस ल्यूटियम मर गया, अब उसने बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो पैदा किया है, तो खून में तो है ना। अब 13 से 13वें दिन भी वो बॉडी में ठीक ठाक रहता है, 14वें दिन, 15वें दिन बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पूरी तरह से मेटाबोलाइज होता है, 14वें दिन के एंड पे ही। 14 दिन के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बॉडी में बहुत ही खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा तो ये प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी लेयर को कौन मेंटेन करके रखेगा, आपके अब्बा ने एक महल बना दिया, लाल किला, और बेटा निकल गया नाकारा। तो अब्बा जब मरे तो अब्बा ने 10-20 करोड़ रुपया रख दिया था, 10-20 करोड़ से अगले 1 साल तक मेंटेन हुआ, अगले 1 साल के बाद वो 10-20 करोड़ खत्म हो गया, उसके बाद वो लाल किला खंडहर में नहीं चेंज हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे होता है, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए रहता है बॉडी में क्या, तो 13वें और 14वें दिन तक तो ये मेंटेन रहता है, 14वां दिन खत्म, ये कहता है अरे हमारा मेंटेनर, हमारा सस्टेनर तो है ही नहीं। कौन है सस्टेनर और मेंटेनर इन दोनों लेयर का, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, मेनली प्रोजेस्टेरोन एंड बट आल्सो एस्ट्रोजन। अब तो है ही नहीं, तो है चलो निकलो यहाँ से, ये टूटता है, और टूटता है तो टूट के नीचे की तरफ से निकलता है, और उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की
बिगिनिंग हो। तो किसके एब्सेंस में मेंस्ट्रुएशन हुआ? इन एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड और मेनली प्रोजेस्टेरोन एंड और एस्ट्रोजन। तो मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड और मेनली प्रोजेस्टेरोन। तो इस लड़की में जैसे ये 13 साल की होगी तो इसमें एक दिन आएगा जिस दिन उसके ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। अब वो घबरा जाएगी। अब उसकी मम्मी भी कोई बायोलॉजी का नॉलेज तो रखी नहीं है, वो आर्ट्स की स्टूडेंट है, लेकिन उसे ये मालूम है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये चेंज आता है, या उसकी बड़ी सिस्टर है उसे मालूम। तो कह रहा बेटा घबराओ मत, ये 3 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग होगा। ये पूरा तुत के निकलने में कितना टाइम लगता है? 3 से 5। तो 3 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग होगा, उसके बाद ये अपने आप रुक जाए। लड़की खुश रही, चलो 3 से 5 दिन में खत्म। फिर पता चला यार लो 1 महीने के बाद फिर से यही कारोबार, फिर उसके 1 महीने के बाद फिर से यही कारोबार। साइक्लिक इवेंट होता है फीमेल में फ्रॉम प्यूबर्टी टिल 50 ईयर। हर महीने या 20 दिन 25 दिन 30 दिन के इंटरवल पे उसमें 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है, और जिस दौरान ब्लीडिंग होता है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये सब टूट के गिर गया, देखो ये सब टूट के गिर गया, ये सब टूट के गिर गया, तो बचा क्या? कौन सा लेयर? जो बर्थ के टाइम पे था वही लेयर। इंटायर इंडोमेट्रियम नहीं टूटता है, ये ध्यान रखना। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटायर इंडोमेट्रियम ब्रोकन? नहीं। कौन सा लेयर ब्रोक होता है? प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटरी। तो इसमें खून होगा या टिश्यू होगा? दोनों होगा, खून भी होगा और टिश्यू भी होगा, खून भी होगा और, लेकिन क्या पूरा लेयर टूटेगा? बोल भाई, नहीं। कौन सा लेयर टूटेगा? प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटरी लेयर। तो एक लाइन लिखिए, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, आप लोग के लिए आसान लैंग्वेज लिखते हैं, ड्यूरिंग ब्लीडिंग और ब्लीडिंग के लिए टेक्निकल वर्ड है मेंस्ट्रुअल फेज। आगे फर्दर समझ में आएगा। मेंस्ट्रुअल फेज, इंटायर इंडोमेट्रियम नॉट ब्रोकन, इंडोमेट्रियम नॉट ब्रोकन बट ब्रोक, पता नहीं अंग्रेजी सही है गलत है, बट ओनली, भावनाओं को समझो, अंग्रेजी तुम लोग सही करना, प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटरी लेयर ब्रोक। ब्रेक यार, प्रेजेंट में बात करो, क्यों ब्रोक? ओनली प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटरी लेयर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बोलो, एंड और प्रोजेस्टेरोन तो होगा ही होगा, साथ में इसकी भी कमी है। इसीलिए कोई फीमेल, मान लो, एक मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लेती है ना, तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ये टूटता ही नहीं। बाहर से ले रही है प्रोजेस्टेरोन तो टूटता ही नहीं। चलो खैर वो बात की बात। तो आपको बात ये समझ में आई? तो जैसे वो लड़की 13 साल की हुई, और 13 साल की हुई तो उसमें पहले ब्लीडिंग होगा या पहले प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी लेयर बनेगा रे? तो ये बन रहा था, उसकी अम्मा देख रही है क्या, या उसकी बड़ी सिस्टर देख रही है, या खुद देख रही है कि हाँ मेरे अंदर में प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी लेयर बन रहा है? नहीं। दिखता क्या है? जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुआ, जिस दिन ब्लीडिंग, तो जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होता है तो हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत हो गई। प्रोलिफरेटिव लेयर बनता है उसको नहीं कहते हैं, सेक्रेटरी लेयर बनता है उसको नहीं कहते हैं। कब कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टार्ट हो गई? जिस दिन से, द डे व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट, वी से मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन। और बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्क्राइब्ड एज मेनार्क। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्क्राइब्ड एज मेनार्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? तो आपसे अगर एक लड़की है, वो लड़की कोई भी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो उस लड़की में एक टाइम आता है प्यूबर्टी में, उस टाइम पे उसका ब्लड और टिश्यू नीचे गिरने लगता है। किसके जरिए? वेजाइनल ओपनिंग के जरिए। तो जो वो ब्लड और टिश्यू होता है,
जिस दिन से आना शुरू हुआ उस दिन से दिखना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि अब ये लड़की के अंदर क्या शुरू हो गया है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसीलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल को के स्टार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टार्ट विथ बिगिनिंग ऑफ ब्लीडिंग। और उस ब्लीडिंग के अंदर खाली ब्लड नहीं होता है, उसके अंदर टिश्यूज भी होता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड नॉट ओनली इंक्लूड ब्लड बट ऑल्सो ब्रोकन टिश्यूज। सेकेंड पॉइंट ये लिख लिया। ड्यूरिंग ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज entire endometrium break but only proliferative and secondary layer break due to deficiency of progesterone and or estrogen. next point लिख लो एक, menstrual blood have both blood and tissues, both blood and tissues। अब देखो ये कहानी की जस्ट शुरुआत है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग कब होगी, ब्लीडिंग के साथ या प्रोलिफरेटिव ब्लड बनने के साथ, कब माना जाता है, ब्लीडिंग के साथ। और देखो सुन लो, अब बस 2 मिनट सुन लो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखो उसको 3 से 5 दिन तक इस लड़की को ये टूट टूट के गिरता रहेगा। उसके बाद उस दौरान उसके ओवरी में नया फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और नया फॉलिकल डेवलप होगा तो फिर से क्या होगा, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो फिर से क्या बनेगा, नया एस्ट्रोजेनिक। फिर से उसका ओवुलेशन होगा तो फिर से क्या बनेगा, नया प्रोजेस्टेनिक लेयर। फिर दोनों, फिर से एक टाइम आएगा कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा और फिर से 2 दिन तक बाप के दौलत पे काम चलाएगा। कौन, एस्ट्रोजन और जेनिक लेयर। और फिर से बाप का दौलत खत्म, फिर से क्या कहा, चल हो जा पंछी बेगाना, यहाँ से भाग। फिर से नया ब्लीडिंग शुरू। इस तरह से हर नेक्स्ट बात।